नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन किराम, बड़ी मुद्दत के बाद आज फिर ख्याल आया कि झांक के देखें उन गलियारों के अंदर जहां सियासतें किसी ज़माने में समंदर में एक पूरे वेल की तरह पर अपना दबदबा छाया करती थी। और इसी तरह से आपको याद होगा कि एक दौर ऐसा भी आया यहाँ की सियासत पर कि सियासत के समंदर को कूजे में बंद करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। और यूं कह सकते हैं कि 5 अगस्त 2019 के वाकयात आज भी हमारे दिमागों के अंदर वैसे ही हैं जैसे 4 अगस्त को अगर किसी ने यह सोचा होता कि इस तरह से होगा, वैसे होगा, ऐसे होगा और फिर सियासतों में ऐसे दौर आएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि सत्यपाल मलिक के कई ऐसे बयानात थे जिन्होंने कई जहनों को झंझोड़ के रखा हुआ था कि शायद कश्मीर के साथ बड़ी हद तक बड़ी जगहों पे सियासी नाइंसाफियां हो सकती हैं और इस सियासी खला को कैसे पूरा किया जा सके, क्योंकि लीडरान सारे जेलों के अंदर चले गए और उसके साथ ही जब वो पाबंदे सलासल हुए तो आम आदमी की बात करने के लिए भी कोई नहीं रहा। अब चूंकि वक्त भी बदल चुका है और इस समंदर के अंदर एक मर्तबा फिर धीरे धीरे ये कह सकते हैं कि अब वो वेल मछलियां तो नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कई एक जगह पर शार्क भी नजर आने शुरू हो गए। और इस तरह से कई जगह पर ऐसी उथल पुथल भी मची कि कहते हैं कि समंदर की गहराई में अगर आप छोटी सी कंकरी फेंकते तो उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां वो कंकरी जाएगी तो अपनी जगह जरूर बना लेगी। बात करते हैं कि जो सियासी मंजरनामा बदल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें क्या कुछ नई सूरत हाल होगी। बड़े बयानात आए, बड़े लीडरान आए। इस वक्त मैं बशारत बुखारी साहब के साथ मौजूद हूं। सईद बशारत बुखारी की अगर बात करें तो एक अच्छे ब्रॉडकास्टर तो रहे ही रहे और लीडर के हिसाब से जब देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपने इलाके में अपने लोगों की आउटरीच में कोई कसर बाकी नहीं रखी और इस तरह से वाहिद ऐसे शख्स रहे जो हमेशा ही कंट्रोवर्सी से बाहर रहे। कभी भी इन्होंने सोशल मीडिया का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक का इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि इनकी सियासत की हांडी पे किसी ना किसी जगह पे उभार आता रहे। अपने तरीके से काम करने का ढंग अलग है, लेकिन कुछ बातें जरूर है कि खामोशी के अंदर जो तूफान पिना होते हैं वो दिखते नहीं है। कल इन्होंने अचानक ही एक बहुत बड़े फैसले के तहत पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अंदर शमूलियत की और इस तरह से मुझे याद आया इनके साथ किया हुआ वो इंटरव्यू जिसमें इन्होंने कहा था कि वक्त आएगा कि यहां पर बहुत कुछ बदलेगा, मैं अभी कुछ नहीं बोलता हूं। और कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही कि कई बातें हैं जिन पर मैं बाद में अपनी बात रखूंगा, सब कुछ एक ही दिन में बयान नहीं किया जाता। बशारत साहब, आपका खैर मकदम है। शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा खामोश इंतहाई तदब्बर के बीच में बैठ करके बात करते हैं, लेकिन कभी आपको लगता है कि जो यहां की सियासतें गर्म हैं, कुछ लोग सियासतदान भी होते हैं तो बात करते हैं, कुछ सियासत से बिल्कुल बेखबर भी हैं, लेकिन ऐसे बयानात के नीचे कमेंट करते हैं कि खुदा ना करे इंसान को लगता है कि बड़ी उलझनों के बीच में आ गया। लेकिन एक पार्लियामेंट्री लैंग्वेज की जो मैं उम्मीद अपने व्यूअर से भी रखूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसे जो हमारे बैठे हुए यहां पर मुल्ला जो फतवे दे देते हैं, फिलहाल मैं आपकी सियासी जिंदगी पर कोई बात नहीं करूंगा, पहले ये फतवा देने वाले जो हैं आप कहां तक इत्तेफाक करते हैं इनके फतवों से? सबसे पहले जरा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक चीज का मैं कायल हूं कि हर एक को बात करने का हक है। अब किसी को रोक नहीं सकते हैं बात करने से जी। अब उसके सियासी या शऊर की उपज क्या है, वो किस तरह सोचते हैं, उनकी सीख क्या है, वो उनकी बात से उस बात का गमाज बन जाता है। लेकिन हरगिज हम किसी पर ये तोहमत या इल्जाम लगाएंगे कि इस शख्स को बात नहीं करना चाहिए, वो गलत है, सरीहन गलत है। क्योंकि मैं बता दूं आपको, अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पे या बाकी जगहों पे अभी बात कर रहे थे आप, बात करते हैं। मुझे कल ही कोई कह रहा था कि ऐसे लोग भी बात करते हैं जो कभी वोट डालते नहीं है। मैंने उनको बरमला कहा, मैंने उनको कहा कि आईन के तहत हम वोट डालते हैं, नुमाइंदे चुनते हैं, सरकारें बनती हैं।
اسی لیے آپ کبھی کبھی جب الیکشن ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں یہاں پہ 30% ووٹنگ ہوئی, کہیں پہ 65 ہوئی, کہیں پہ 70 ہوئی, 100 کہیں نہیں ہوتی ہے. لیکن جو ووٹ نہیں ڈالتے ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے وہ بات کریں, کیونکہ اگر ووٹ نہ ڈالنا جرم ہوتا تو پھر آئین کے اندر ہوتا کہ بھائی صاحب اس نے ووٹ نہیں ڈالا, اس کو گرفتار کر لیا جائے یا اس کو بات کرنے کا حق نہیں ہے. آئین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو ووٹ نہیں ڈالے گا یا وہ جو صرف سوشل میڈیا پہ بات کرے گا یا پریکٹیکلی سیاست میں نہیں ہے وہ بات نہیں کر سکے گا, ایسا نہیں ہے. سو ہر ایک شخص کو جو مجھ کو ووٹ ڈالتا ہے, جو آپ کو ڈالتا ہے, کسی اور کو ڈالتا ہے یا بالکل نہیں ڈالتا ہے, سب کو حق ہے بات کرنے کا, اپنی بات رکھنے کا اور اپنے حقوق کے لیے لڑنے کا. بالکل یہ حق ہے. ہاں ایک گزارش ہے سب سے کہ ہاں اب تھوڑا سا اس میں کچھ پرسنٹیج ہے, فیصد. مثال کے طور پر کوئی کسی سے جڑا ہے, کسی کی محبت ہے, تو اس محبت میں وہ دوسرے کو آنن فانن اس کے خلاف بولتا ہے یا کسی کا کچھ اور مقصد ہوتا ہے. لیکن میجورٹی میں کہہ دوں گا آپ کو, اگر میجورٹی دیکھیں آپ تو میجورٹی اپنی بات کرتے ہیں, حق کی بات کرتے ہیں, حق سے بات کرتے ہیں, صحیح بات کرتے ہیں اور ایمانداری کے ساتھ بات کرتے ہیں. سو اگر کوئی غلط بھی کہتا ہے, میری سب سے گزارش ہے پہلے خود سے, میں خود کو پہلے ٹھیک کر دوں, صاحب خطا ہوتے رہتے ہیں, پہلے خود سے اور باقی سب سے, کہ اگر کبھی کرٹیسزم بھی کرنا ہو, کسی کے خلاف بھی آپ ہوں, تو ادب کے دائرے میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ کسی کا دل رنجیدہ ہو جائے. جی تو ناظرین کرام, چونکہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے شروعات اسی بات پہ کی کہ کئی لوگ طنز کرتے ہیں یا طنزیہ انداز میں لکھتے ہیں یا خدا نخواستہ ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. چونکہ اگر بات مجھے کسی ڈاکٹر کے ساتھ, انجینئر کے ساتھ, کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ, کسی باغ میں کسی میوزیشین کے ساتھ کرنی ہوتی تو شاید واہواہی کرنے والے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہوتی. اور مجھے معلوم ہے کہ اس وقت جو آپ کے کمنٹ ہوتے ذرا ہٹ کے ہوتے. بات اس لیے کی کہ سیاست کی جب بات ہوتی ہے تو 5 اگست 2019 کے بعد, جہاں تک مجھے خیال ہے, مجھے یاد ہے جب میں نے آپ کا پچھلا انٹرویو کیا تھا تو اس میں تقریباً 1.25 لاکھ جو ہمارے اس وقت ڈائریکٹ ویورز آئے, ان میں سے 1% بھی ایسا نہیں تھا جس نے ان پارلیمنٹری لینگویج یوز کی ہو, حالانکہ اس وقت بھی آپ نے پی ڈی پی چھوڑی تھی. سب کا بہت بہت شکریہ اور اس کے لیے میں اپنے ناظرین کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ شاید آپ پہلے اور واحد لیڈر رہے تھے جن کے بارے میں ایک پازیٹیو بات کی گئی تھی اور بہت سارے لوگوں نے اپنی محبتیں بھی نچھاور کی تھی. اگر کسی کی ناراضگی تھی تو اس نے بھی کچھ اس انداز میں بتایا کہ لگا کہ کوئی اپنا ہی اپنا حق مانگ رہا ہے. تو آج کی شروعات اس بات پہ کرتے ہیں کہ بشارت بخاری جب میں پچھلا انٹرویو کر رہا تھا نیشنل کانفرنس کے اندر تھے, 5 اگست کے واقعات پیش نہیں آئے تھے, صورتحال یہ لگتی تھی کہ چناؤ ہو جائیں گے اور ہر کوئی چناؤ کے اندر ہی اندر سے تیاریوں میں مصروف تھا. اچانک ایک یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسی بارش آئی جس نے اپنے ساتھ کئی طوفان لائے. ان طوفانوں کے بیچ میں آپ نے ایام کیسے گزارے اور پھر یہ صلاح و مشورے جو آپ نے کیے, کیا اس میں کچھ مشیر شامل تھے یا اپنا آپ ہی آپ کا اپنا مشیر ہے؟ اس میں بہت سارے سوال آپ نے پوچھے. ایک طرح سے شروع کروں گا میں کہاں سے کروں گا, کوشش کروں گا کہ میں آپ کو مطمئن کر سکوں اور آپ کے ناظرین جتنے بھی دیکھ رہے ہیں بہت احترام اور عزت کے ساتھ ان کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا. جب ہم بند ہو گئے تو بند ہو گئے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اس کا شکر ہے, ہر حال میں اس کا شکر ہے, الحمدللہ اللہ کل حال, کہ جرم کیے بغیر, کوئی ایسا کچھ کیے بغیر بھی ہمیں اکثر جب آپ جیل جاتے ہیں یا آپ ہاؤس کچھ ہو جاتا ہے, جیل ہے, چاہے گھر میں ہو یا جیل میں ہو, جیل ہے, جہاں پہ قدغن ہے, روک ہے تو جیل ہے. تو اکثر اس کے لیے جرم کرنا پڑتا ہے, پھر آپ جیل پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے یہ ایکسپیرینس, یہ تجربہ ہمیں دیا بنا کوئی جرم کیے ہوئے. تو بہت سیکھ ملی اس سے کہ جو لوگ پابند سلاسل ہوتے ہیں یا جن سے 100 خطا جرم ہو جاتا ہے یا ساون بھی جرم ہو جاتا ہے, کوئی کرنا نہیں چاہتا ہے اور پھر وہ 14 سال 20 سال 25 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے جو اپنے پریوار, بچے, دوست, احباب ہوتے ہیں ان پہ کیا گزرتی ہے, تو آپ یقین نہیں کریں گے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تجربے سے وہ ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں کہ کیسے لوگ جیلوں میں بیٹھتے ہوں گے, تو کتنا پچھتاتے ہوں گے کہ اگر کوئی جرم سرزد ہوا ہو. تو پھر پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اپنے امان میں رکھے اور ایسے ڈگر پہ رکھے جہاں جرم نہ ہو. لیکن تجربہ گناہ کیے بغیر جیل کا ہو گیا, میں کہوں گا اچھا تجربہ تھا. تو
ज़्यादा कुछ नहीं किया, थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखा, और पहली बार, आप यकीन नहीं मानेंगे, कोई 18-19 साल में पहली बार मैंने कॉन्टिन्यूसली वक्त पे क्या लंच की लिया 1:45 बजे के करीब, और फिर वक्त पे डिनर लिया, और खाने पीने में बड़ी फिक्र रहती थी, टाइमिंग, वो खाओ ये खाओ, चाय पीनी है, और वॉक वगैरह करते थे बहुत ज़्यादा। और फैमिली तो आना जाना तो था नहीं किसी का, तो फैमिली के कुंबे के अफराद के साथ, माँ बाप के साथ भी मुलाकात कोई 3-4 महीने बाद शायद हुई उन दिनों। और शायरी मैं थोड़ी थोड़ी करता था बहुत पहले, फिर वो कहीं रह जाती थी, उसमें वजन और जो वगैरह तो बराबर तो होता नहीं था, लेकिन सिर्फ ख्याल होता था, तो कुछ शायरी वगैरह कर ली मैंने, उसमें भी मसरूफ रहा मैं। कोई ऐसा शेर जो वहाँ बैठ के आपने बहुत लिखे हैं, निखारा हो या सही किया हो? 80-90 गजलें लिखी है, लेकिन जबानी याद नहीं है। 80 मैं चेक कर लूँ कि जी। अच्छा जी चलिए, उस पे एक अलग सा प्रोग्राम। तो हाँ, वो तो लिखी मैंने। तो उसके बाद मैंने किताब लिखना चाहिए थी, 10-30 पेज लिखे। तो फिर मैंने सोचा कि कितनी किताबें लिखी जाएंगी यहाँ पे। अब देखिए ना, जब से अगर लाइब्रेरीज देखें आप, दुनिया भर की किताबें हैं, और क्या हम इस्तिफादा करते हैं सब किताबों से? सवाल ही पैदा नहीं। क्या हम फिर जब मैं उसमें कुछ अच्छी बातें लिखूंगा, मिसाल के तौर पर, क्योंकि सबसे बड़ी परख इंसान की अपनी जहन और दिमाग की कसौटी होती है। सही है, ठीक है ना। फिर मैं कल ही एक प्रोग्राम में था, यहाँ पे एक मजहबी प्रोग्राम था, तो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, बहुत अच्छा बोला उन्होंने, तो मुझे भी खामखा बोलने का, उन्होंने कहा कि चलिए आप भी बोल लीजिए। तो उलमा के सामने, और जो अदीब होते हैं, कलमकार होते हैं, बड़े पढ़े लिखे होते हैं, उनके सामने बोलना, जबान खोलना बड़ा मुश्किल होता है। और मैंने वहाँ पे तकरीर में कहा ही, मैंने कहा मुझे रेडियो में जब मैं प्रोग्राम करता था, तो हर प्रोग्राम मेरे लिए चैलेंज होता था, और आज की तारीख में जब मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हो गया हूँ, मेरे लिए ये भी एक चैलेंज है कि मैं क्या बोलूं। और फिर मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा कि जितना जिसको इल्म है, हम सब कोशिश करेंगे कि उसको अमल आने की। नहीं तो फिर वो होता है कि औरों को नसीहत खुद मियाँ फजीयत, बिल्कुल सही है ना। और फिर शायद उसमें अल्लाह ताला की पकड़ भी होती है कि मैं कुछ कहूँ, मैं किताब में लिखूंगा, फिर मैं करता कुछ और हूँ, लिखता कुछ और हूँ। फिर जो मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, जैसे आप मुझे जानते हैं, आप भी सोचेंगे कि ये आदमी कैसा है, करता कुछ और है और कहता कुछ और है। सो ओवरऑल में जो अंदर का ये तजुर्बा रहा, उसमें सियासत के बारे में तो ऑब्वियसली सोचते रहे, और लेकिन ये बाकी सारे मामलात थे जो मैंने आपके सामने हाजिर, आपकी खिदमत में रखे कि क्या क्या करते रहे हम। तो सेहत का भी ख्याल रखा, सेहत ठीक रही इस दौरान। अब मुझे एक बात बताइए बशारत साहब, चूंकि जब आपने कहा कि हमने अपना ख्याल रखा, सेहत का ख्याल रखा, लेकिन उस वक्त आपके साथ साथ पूरी कौम जो थी वो एक मखमसे के अंदर थी कि आखिर इसका मुस्तकबिल कहाँ होगा। और धीरे धीरे अचानक यहाँ पर कुछ इस तरह की सरगर्मियां भी देखने को मिली, जिसमें अब आपने देखा कि सियासतदान ही नहीं बल्कि सियासत के साथ जिनका दूर का भी वास्ता नहीं है, वो भी अब आजमाइशी सियासतों के अंदर आ गए, और यहाँ पे कई सियासी दुकानें भी खुल गई। क्या लगता है आपको आने वाले कल में कश्मीर का मुस्तकबल, ऐसे वक्त जब हर कोई अपने आप को एक बेहतर रहनुमा खुद ही बना रहा है, हालांकि अवाम ने अभी किसी के बारे में कोई डिसीजन नहीं दिया? सियासत की बात की आपने, तो इस दौरान जब हम अंदर थे, हाउस अरेस्ट थे, तो हम एक पहाड़ चढ़ते थे, एक पहाड़ उतरते थे। ये दूसरा पहलू आपने छेड़ दिया, मैंने तो सॉफ्ट पे ही खत्म कर दिया था, थोड़ा सा कह के। लेकिन एक पहाड़ चढ़ना, एक पहाड़ उतरना, और फिर हालात मखदूश, टनल में कोई रोशनी का कोई सुराग नहीं, और उसके साथ साथ आप को मालूम नहीं कि आप करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है, कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये इंसान के वजूद को हिला के रख देती हैं शाहिद साहब, और उसके बाद सोच के जो पहरे होते हैं उनको थोड़ा उठा लेते हैं हम, और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और जब हम छूट गए, इसमें एक और दिक्कत ये आई, जब हम छूट गए तो हम हॉस्पिटल पहुंच गए, पहले ही पहुंचे थे कोविड में, उसके साथ भी 1-2 महीने लग गए। तो वापस आके डीडी सिलेक्शंस हो गए, डीडी सिलेक्शंस के बाद कुछ थोड़ा सा सोच विचार कर लिया, और मैंने कुछ इंटरव्यू दे दिए, कुछ बयान दे दिए, और शायद यही वजह है कि
आज आप मेरे सामने, हम एक दूसरे के सामने बैठे बात कर रहे हैं। कोविड के बीच में आपने कहा कि सूरत हाल बड़ी काफी ज्यादा खराब हुई, आप भी खुदा न खास्ता पूरी फैमिली समेत, अल्लाह हर किसी को महफूज रखे, आप बताया जाता है कि कोविड का शिकार हुए, बहुत ज्यादा आपने भी दिक्कतें उठाई और इस दौरान आपने अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ मांगी और वो मैसेज काफी ज्यादा वायरल हुई आपकी। लेकिन बशारत साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें हर कोई ये कहता है कि फलां बीजेपी की ए टीम है, फलां बी टीम है, फलां सी टीम है, ये जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है यहाँ की बुनियादी सियासत को खत्म करने के लिए एक ड्रामा है और इसमें कहीं पर कोई बात है। हालांकि जब नाकदीन इस चीज को देखते हैं तो वो ये मानते हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो एक बदलाव आ रहा है, आपको लगता है कि कहीं कश्मीर पर बैनुल-अक़वामी सियासत का असर बराह रास्त जमीनी सतह पर कल की तारीख में नजर आएगा, या यहाँ की सियासतें फिर वही पंचायती और डीडीसी इंतखाबात के तरीके में अलग अलग टोलियां बनाने में ही बीत जाएंगे? ए टीम बी टीम, इसमें मेरा एक सीधा साधा मामला है कि जब हम कोई ऐसी चीज किसी एक खास जगह बैठकर कहते हैं, मुमकिन है सारी बातें सही भी हों, मैं ये नहीं कह, क्योंकि मैं गवाह किसी चीज का तो हूं नहीं, तो अंदाजा ही लगा सकता है इंसान। मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि सारी बातें सही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमें लोगों पे छोड़ना चाहिए कि लोगों का इदराक और लोगों की अकल और दानिशमंदी और सोच समझ पे कोई शक नहीं होना चाहिए। सही। अगर मैं गलत करता हूं, मैं कितना भी खुद को साफ और पाक पेश करने की कोशिश करूं, छुप नहीं सकता है, लोगों को मालूम पड़ेगा कि मैं गलत हूं या सही हूं। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें जो है ये लोगों के अदालत में छोड़नी चाहिए और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला लोगों के पास शऊर है और उनको इस तरह का इल्हाम तो जरूर अल्लाह ताला भेजता है उन पे, तो वो जब ये फैसला करेंगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो सही फैसला करते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की बातें अगर मैं कहूंगा तो मेरी बात में ये देखा जाएगा कि शायद मैं उसका मुखालिफ हूँ, इसका मुखालिफ हूँ, शायद अपना गर्ज है कोई। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इन सब चीजों को लोगों की अदालत में छोड़ना चाहिए, लोगों की जहन दिमाग और समझ बूझ पर एतबार करके छोड़ना चाहिए, ताकि वो खुद फैसला करें कौन बेहतर है और कौन अच्छा नहीं है। एक दूसरा, आप ग्लोबल या इंटरनेशनल बात करते हैं, ये है भी, ये बन ही गया है ग्लोबल विलेज। आजकल आप देख लीजिए ना, किसी मुल्क में कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, आपके श्रीनगर से, आपके बारामूला से, आपके पहलगाम से, आपके कुपवाड़ा से, आपके टंगडार से लोग कमेंट करते हैं सही है। उस चीज पे। सो इतना ओपननेस हो गया है, यानी एक सोसाइटी और समाज जो दुनिया के लोग हैं, ये एक क्लोज निट सर्किट बन गया है, बिल्कुल एक घर सा बना हुआ है। अगर पिट्सबर्ग में कुछ होता है, अगर वैनकूवर में कुछ होता है, अगर ये आपका पेरिस में कुछ होता है, तो आपको सब पता होता है क्या हुआ, आपको उसका पस मंजर भी पता होता है, पेश मंजर भी पता होता है, और आप उस पर कमेंट भी करते हैं। तो ऑब्वियसली जब दुनिया की किसी भी कोने में कोई भी बात हो, अच्छी या बुरी, उस पर कॉग्निजेंस लिया जाता है और कहीं न कहीं से कोई न कोई चर्निंग आ जाती है। मुझे लगता है कि इन ए वे आज की दुनिया में ये एक हेल्दी ट्रेंड है। देखिए ना, इसको भारत और पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 13 बरस के बाद यख पिघलनी शुरू हो गई। जनरल बाजवा जैसे लोग भी आज कहते हैं कि माजी को दफन करना चाहिए। लगता है आपको कि कश्मीर जिस तज़ब्ज़ुब के बीच में है, यहाँ पर एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के आने की जरूरत है और लीडरान को बड़े मुद्दे के लिए सामने आना होगा, अपने अपने लोगों के साथ बात करनी होगी, अमन को एक मौका फराहम करने के लिए कहीं पर आपको कोई गुंजाइश नजर आती है? मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ जी। उल्टा सवाल पूछूंगा आपसे। कितनी बार आज तक पिछले 20, 30 या 21 साल में हमने ऐसी चीजों का वेलकम किया है? बहुत बार किया है ना। मुझे याद है, मुझे आज वाकया याद आ गया, जब वाजपेयी जी के जमाने में मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, जब सरहदों पर अमन आ गया और फिर दोस्ताना ताल्लुकात, उसके बाद सड़कें भी खुल गई, तो जिस दिन बॉर्डर्स पे शेलिंग बंद हो गई, ये वही जानता है जिस घर का कोई फर्द जाता है, बिल्कुल सही। और जो इस दुनिया से चला जाता है, या उसके जो बाकी लोग होते हैं, फर्द होते हैं, अफराद होते हैं, परिवार होता है, वही जानते हैं कि क्या गुजरती है। और जब ये सरहदों पर तनातनी होती है, गोले बरसते हैं, गोलियां चलती हैं, वो जिंदा भी अगर रहेंगे तो उनकी जान उनके हाथ में होती है, उनको लगता है कि अभी जाने वाली है, तो वो जिंदगी भी वो नहीं जी पाते हैं जो शायद इस वक्त आपुर में जी रहे हैं। तो अगर वहां पे हालात साजगार हो, ठीक हो, अमन हो, आश्ती हो, गोलीबारी ना हो, तो इंसानी समाज के लिए बहुत अच्छा है।
बहुत खुश हैं हम, मैं भी खुश हूँ और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मुझे वाकया याद आता है, ये 2003 या 4 था, मुझे याद नहीं, तो सरहदों पर तनातनी बंद हो गई तो हम गए, पीडीपी की एक टीम, तब पीडीपी में थे हम, शुरुआत की थी, मेरे साथ थे, इकट्ठे थे हम, हक साहब थे, बिलाल, मरहूम बिलाल लोधी साहब थे, ये जावेद डार साहब थे बारामूला के, मैं था और भी कुछ लोग थे। हम सिलीकोट गए उड़ी में, जब आप जाते हैं तो हाजी पीर की तरफ एक लेफ्ट में जाते हैं, तो जब हम सिलीकोट गांव पहुंचे तो वो गांव फेंसिंग के उस पार है। अच्छा, जो फेंसिंग है इधर का गांव है लेकिन फेंसिंग के उस पार है जी। हाँ, तो हम तार के प्रोबली नीचे से चले गए और वहां पहुंचे हम। वहां बंकर्स बने थे और वो शायद कई सालों बाद वो बंकर से बाहर आए थे, तो वहां एक बुजुर्ग खातून, अल्लाह ताला, बहुत बुजुर्ग थी वो, अगर जिंदा हो तो सलामत रहे, अगर गुजर गए हो तो मगफिरत करे अल्लाह ताला उनको। तो वो उन्होंने कहा कि बेटा हम रातों को लकड़ियां चुनने जाते थे, दिन में बाहर नहीं निकलते थे। क्या बात है। और रातों को किसी को अगर बारामूला, उड़ी या श्रीनगर जाना हो, वो रातों को यहाँ से निकलते थे और अगले दिन या 2 दिन या 3 दिन बाद रातों को वापस लौटते, दिन में नहीं चलते थे। और उसने एक बहुत खूबसूरत बात कही, मुझे आज भी याद है। शी सेड कि तमाम दुआएं उसके लिए जिसने हमें आज का ये दिन दिखाया कि हमने इतने बरसों बाद सूरज की किरण देख ली। माशाल्लाह, क्या बात है। ये आज भी इधर है। तो उसके बाद वो सिलसिला कब तक चला, फिर कब तनातनी गोलाबारी फिर शुरू हुई, फिर बंद हुई, फिर शुरू हुई। अच्छा है आज फिर बंद हुई, लेकिन सवाल तो नहीं करूंगा मैं, क्योंकि सवाल करने के लिए इंसान की बिसात भी होनी चाहिए। ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं। ख्वाहिश ये कि क्या कोई ऐसी उम्मीद है कि इसमें हमारा कुछ बन पाएगा। कर तो लिया, वेलकम है दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन ये सिर्फ देखा देखी नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ किसी को मैसेज देने के लिए नहीं होना चाहिए। हम स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें हमारा अच्छा होना चाहिए। हम वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके लिए अगर हमें बातचीत भी करनी पड़े, लोगों में जाना पड़े, लोगों से बात करनी पड़े, अक्रॉस बात करना पड़े, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। 2019 के बाद जो एक जमीनी सतह पर बदलाव आ गया कश्मीर के अंदर, थॉट्स बदल गई लोगों में, सियासत के तई एक बदली सी हो गई। क्या लगता है आपको, चूंकि आप शहरबिन जैसे एक मौका प्रोग्राम के अंदर रहे और वहां पर आपने अक्सर लोगों की जब बात की, हुकूमतों के खिलाफ आपने बोला, आपको याद होगा कि अक्सर जब हम भी रिपोर्ट किया करते थे तो कोई रिपोर्ट ऐसी होती थी जिसमें हम कहते थे कि सरकार की कारकर्दगी नहीं थी और उसको लेकर के आप अफसरान को पकड़ा करते थे। अब बहसत एक तजिया निगार आपसे पूछूं कि जब आपने इतनी पार्टियां यहां पे देखी, इतने हालात देखे, 2019 के मामलात को देखा, 5 अगस्त के, इस वक्त आप उसी तजिया निगार की हैसियत से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अंदर जब आ रहे हैं, वहां पर आपने कल ज्वाइनिंग मारी, तो क्या आपको बाकियों से मुख्तलिफ वहां पे नजर आया? और क्या हम आपसे ये उम्मीद रखें कि अवाम के बीच में जाकर के आप उनके दुखों का, गमों का ये जो मदावा है किस अंदाज में पेश करेंगे? बेशक आपके हाथ में वो माइक्रोफोन नहीं होगी जिसपे आप बशारत बुखारी की भारी आवाज में लोगों से मुखातिब होकर के शिकायतें सुनाया करते थे। आप शिकायतों के अजाले के लिए हैं, अजाला कैसे होगा और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अंदर ही कैसे? भारी आवाज, आज मेरा गला खराब है क्योंकि कल से बहुत बातें की, आपको लग रहा होगा मेरा गला थोड़ा खराश है इसमें। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई शख्स परफेक्ट नहीं है, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ग्रोथ है, इंसान बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर आप कहीं 10 काम करते हैं, आप मुतमईन हो जाते हैं कि 10 काम हो गए, 2 दिन बाद 11वां काम निकल आता है। दैट इज द लाइफ। यही है, इंसान जब आगे बढ़ता है, दुनिया आगे बढ़ती है, तो चीजें बदलती हैं, डिमांड्स बदलती रहती हैं। एक ये मुझे उस जमाने में एक दोस्त ने सवाल पूछा, आपने याद दिलाया मुझे आज। उसने पूछा कि ये क्या किया आपने, नौकरी छोड़ दी, आराम से बैठे थे, सुबह गाड़ी में जाना, शाम को गाड़ी में आना, और फिर 15-16 प्रोग्राम तो करते थे हम, 14 प्रोग्राम, कोई सुबह, कोई वीकली, कोई मंथली, कोई डेली करते थे। तो इतने आराम से गुजर रही थी जिंदगी, आपने क्यों छोड़ दिया? मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, आज भी दोस्त थे मेरे, का पूछा, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हम चाय पी रहे थे, मेरे पीडीपी को ज्वाइन कर लिया था तब, 2-3 महीने हो गए थे।
दोबारा उन्होंने पूछा सवाल। मैंने कहा भाई साहब मुझे लगा कि कुछ मुख्तलिफ करना चाहिए। कहा क्या? मैंने कहा जब मैं रेडियो में था उनसे उस वक्त कहा मैंने कहा मैं सवाल पूछता था, जैसे आपने कहा, चाहे कोई मिनिस्टर होता था, वजीर साहब जो भी होते थे, अफसर होता था, कोई भी होता था, हम सवाल पूछते थे। उसमें हमारा जाती कुछ नहीं होता था। इश्यूज आते थे, मामलात आते थे, लोगों की परेशानियां, प्रॉब्लम्स, कठिनाइयां आती थी, तो हम उनको समेट कर अरबाब इख्तिदार के सामने रखते थे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उस जमाने में अजाला होता भी था, अफसर लोग भी सुनते थे हमारे। लेकिन जब मुफ्ती साहब मरहूम अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उनको, तो उन्होंने कई बार कहा कि आप आ जाओ। फिर जब अपने भाई के साथ मरहूम अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे शुजात को, और फिर अपनी फैमिली के साथ बात, और फिर खुद के साथ बात करके, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब खुद के साथ बात करके मैंने सोचा कि ये बड़ा आसान है सवाल पूछना, लेकिन इन सवालात का हल निकालना, सवाल कुनंदा बोलते हैं, बड़ा आसान है, लेकिन बड़ा मुश्किल है जवाब दहिंदा बोलते हैं ना, जवाब दहिंदा बनना। जी। शायद जवाब दहिंदा बनने के लिए हिम्मत दरकार है, हौसला दरकार है, इरादा दरकार है, डगर दरकार है, पुख्तगी काम की दरकार है। तो मैंने सवाल पूछने की बजाय जवाब देना मुनासिब समझा। क्या बात है। और ये सफर कितना कठिन, कितना मुश्किल और कितना पुरइत्मीनान है, ये मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। अच्छा। हाँ। और जितना कोशिश की, मैं आज भी, मुझे अपने साथी जो हैं, जो मेरे साथ चले आ रहे हैं पिछले 18-19 साल से, वो अक्सर मुझे शिकायत करते हैं कि मैं नहीं कहता हूँ इलाके में जाके मैंने क्या किया। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मेरा फर्ज है, उनका हक है। फर्ज और हक के बीच में एहसान की कोई गुंजाइश नहीं। सही बात है। अब जब मैं निकला हूं, मैंने एक जिम्मेदारी ली है, अब मैं रोज डोल पीटूं कि मैंने ये किया। हाँ, कभी कोई, मैं आपको मालूम है मैं कब बोलता हूं, जब कोई वहां से झूठ बोलता है। सही है। जैसे कोई अपोजिशन वाला गया, उसने मेरे बारे में गलत झूठ बोला, गलत बात कही कि आप क्या बताऊं मैं भाई साहब, जिस इलाके में या जहां मैंने मैकडम बिछवाया 75 mm का और 12 फुट सड़क को 18-24 कर दिया, वहां पे मेरे अपोनेंट बैठ के खड़े होके तकरीर करते हैं कि इस गांव में कुछ नहीं हुआ है। सड़क नहीं है। मिसाल बता रहा हूं, जहां पे पहले एक ट्रांसफार्मर हुआ करता था, आज वहां पे 10-10 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, और इलाके में रिसीविंग स्टेशन है, वो कहते हैं यहाँ तो बिजली ही नहीं है। अब जब इस तरह की बात अवाम में की जाए, तो कभी कभी इंसान मजबूर होता है कि हम भी बात करें, बात बढ़े। तो जहां तक डेवलपमेंट का मामला आपने जिक्र किया, मेरे लिए ये कोई इशू नहीं है। इसलिए नहीं है कि मैं 9 साल एमएलए रहा, एमएलसी भी रहा उससे पहले, पर चूंकि एमएलए जब रहता है इंसान तो जवाबदेही होती है। तो जब मैं अपोजिशन में था तो उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, मैंने तब भी बहुत काम किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं सरकार में नहीं हूं। और जब मैं एमएलए बना और मिनिस्टर बना, जब भी काम किया, ज्यादा किया, तब ज्यादा मौका था। तो ये डेवलपमेंट, मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं, क्योंकि जब डीडीसी, बीच में बात कर रहा हूं आपकी, जब डीडीसी इलेक्शन हो गए, तो जो जीता उसने ये कहा कि अब हमें डेवलपमेंट करना है। सही। या जिन्होंने वोट डाला कि अब हमें डेवलपमेंट होना चाहिए, अब हमें सड़क होनी चाहिए, अब हमें बिजली मिलनी चाहिए, अब पानी होना चाहिए। तो उन्होंने ये इजहार किया टेलीविजन पे या तकरीरों में कि जिस इलाके में वो लड़ रहे हैं या जीत चुके हैं, वहां पे कोई तामीर तरक्की नहीं हुई है। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जहां पे तामीर तरक्की हुई है, वहां उसकी कॉग्निजेंसी नहीं है, वहां कोई बात करते नहीं है, वहां कोई उसको, अगर सपोज मैं अगर इलेक्शन लड़ने जाऊंगा, मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने काम किया है, लोग खुश होंगे, मुझे आगे भी मौका देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, 2 मिनट के लिए बोलता हूँ, नहीं होता है, तो फिर ये आपका डेवलपमेंट का जो प्लैंक है, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कहीं पे ये इशू बनता है जहां नहीं काम हुआ है, जहां काम हुआ है वहां इशू है नहीं। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल नहीं है, वहां कुछ और इशू है। बिल्कुल सही बात है। नई चीजें नहीं, उभर के नहीं, नई चीजों की बात नहीं कर रहा हूं मैं
इश्यूज ही डिफरेंट है। सपोज किसी को मेरी शक्ल पसंद नहीं है, हाँ सही है, किसी को मेरा नाम पसंद नहीं है, सही है, किसी को मेरा गांव पसंद नहीं है, सही है। वो उस वक्त जो उसको काम किया मैंने, सपोज मैंने किसी गांव में पानी पिलाया अल्लाह के फजल से, सड़क दी, बिजली किया, बाकी चीजें की, ये सबको मिला वहां पे। जिसने मुझे वोट दिया उसको भी, जिसने नहीं दिया उसको भी, जिसने किसी और को दिया उसको भी। और उस गांव में मैं हारता हूं, पहले भी हारा, जब कई गांव ऐसे हैं जहां मैं पहले इलेक्शन में हारा सपोज 50 वोट से, फिर जब दूसरे इलेक्शन तक काम किया बहुत, फिर 100 से हारा। क्या बात है। सो अगर वो गांव का शख्स, कोई भी शख्स हो, कल को डेवलपमेंट के प्लान पे कहेगा तो डेवलपमेंट तो किया है, सही। पर फिर भी हारा, इसका मतलब कुछ और मामलात होते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं आपको तफसील इसलिए बता रहा हूं कि आपको थोड़ा बुनियादी पता चले, आप बुरा मत मानिएगा। नहीं, सवाल ही बात। वो ये कि मिसाल के तौर पर किसी गांव में एक शख्स मिस्टर गुलाम मोहम्मद मेरे साथ हैं, ठीक, उसके गुलाम नबी साहब उनके चचेरे भाई हैं। अगर गुलाम मोहम्मद साहब मेरे साथ हैं तो चचेरे भाई उनके दूसरे एक के साथ हैं, क्योंकि इनको आपस में जमीन का तनाजा है, या मोहल्ले में तनाजादारी है, ठीक है, या बस्ती में तनाजादारी है, या ग्रुप बंदी है, या रिश्तों में तनाव है। तो अगर 10 घर मेरे साथ हैं तो इनके साथ जिनका इख्तिलाफ है तो वो 5 घर दूसरे के साथ हैं। अगर वो 5 घर मेरे साथ आते हैं तो ये घर 10 घर निकल जाते हैं। सही है। तो जब ये फैसला करते हैं, फैसले साज हैं, ये लोग फैसला साज हैं, जब ये उस दिन फैसला करते हैं जिस दिन वोट डाल के नुमाइंदा चुनना होता है, उस दिन डेवलपमेंट से ज्यादा गांव देहात में फैसला साज होता है वो सोच कि किसका किसके साथ ताल्लुक है, किसकी किसके साथ रिश्तेदारी है, कौन ज्यादा करीब है, कौन कम करीब है, वो चीजें ज्यादा फैसला करती हैं। सो इसलिए मैं डेवलपमेंट को इसमें लाता ही नहीं हूं। वो फर्ज है, मेरा फर्ज है, लोगों का हक है, हमने कर दिया। और अगर डेवलपमेंट देखा जाए कई जगहों पे हुआ नहीं हुआ तो वोटिंग शरह डिफरेंट होगी, नहीं होती है। सो ये करते हैं हम काम, ये फर्ज है, हर एक को करना चाहिए। मैंने जितना किया, अगर मुझे कल फिर मौका मिलता है मैं उससे ज्यादा करूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन जब आप पार्टी में आते हैं, जब पार्टी की बात आपने की या मैंने पार्टी बदली, अक्सर जब कोई कह रहा था कल कि somebody had written somewhere कि ये लोग पार्टियां बदलते हैं, कभी कभी अजीब लगता है कि अगर आप किसी पार्टी में हैं, उस पार्टी को आप, कोई भी शख्स, नॉट मैं, कोई भी शख्स किसी ए पार्टी में है, मान लीजिए वो पार्टी अच्छी नहीं है, वहां लोग अच्छे नहीं है, काम अच्छा नहीं किया है, तो लोग शोर मचाते हैं, इस पार्टी ने तबाही कर ली, सारा सिस्टम निजाम बिगाड़ दिया, कोई काम नहीं किया। फिर जब कोई शख्स उसे निकल आता है, कहते ये देखो ये दल बदलू निकला, तो करेगा क्या? ना वहां मौका है ना यहाँ मौका है। तो करेगा क्या? तो या तो रहेगा वहां पे, तो फिर सुनना है उसको, अब निकला तो फिर भी सुनना है। लेकिन इसीलिए हम कभी कभी क्या करते हैं कि आंखें बंद करते हैं। ऐसा नहीं कि अभी रिस्पेक्ट नहीं है बात का, सुनते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन जहां पे सियासी सोच की बात है, सियासी उपज की बात है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। जैसे 5 अगस्त के बाद हालात बदल गए, और 5 अगस्त से पहले 4 अगस्त को गुप कार्ड डिक्लेरेशन बना। हमें मालूम नहीं था क्या था, क्योंकि उसी वक्त इंटरनेट बंद हो गया, टेलीफोन बंद हो गए, अगले दिन 5 अगस्त था, खत्म। उसके बाद साल भर के बाद वो दोबारा आके PHED हो गया, उन अपना प्रोग्राम उन्हें दे दिया बाज़ाब्ता तौर पे। और फिर ये भी हुआ कि जो मेरा सवाल था, क्योंकि लोगों को क्लियरिटी होनी चाहिए, मैं बहुत एहतराम के साथ सबको बोल रहा हूँ, मुझे इसमें कोई जाति में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका मैं भी एक हिस्सा हूँ और लोग भी हिस्सेदार हैं। तो फिर PHED ने ये कहा कि आप हमें DDC इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगे, आप हमें वोट दो, ताकि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या बीजेपी की सरकार को ये बता दें कि हम 5 अगस्त या 6 अगस्त या 7 अगस्त के फैसलों से खुश नहीं है, हमारे साथ जाती हुई। ठीक है, हम गए, मैंने भी इस चीज को कहा, मैंने भी लोगों से कहा, कई जगह वोट मिले, कई जगह वोट नहीं मिले, लेकिन ओवरऑल में PHED को बहुत सारी सीटें मिली, यानी लोगों ने PHED के प्रोग्राम पे मोहर लगा दी। जी, सही। लेकिन वो इलेक्शन जीतने के बाद आज तक क्या PHED ने कोई मीटिंग की? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सेकंड, जो उन्होंने प्रोग्राम दिया, जैसे दिया, क्यों दिया, क्या सोच के दिया, मैं उसका हिस्सा नहीं था। क्योंकि जब मीटिंग हुई, उन्होंने क्या चीजें डिस्कस की, क्या डिस्कस करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें PHED को तश्कील देना है,
ٹھیک ہے نا, اور آگے کیسے بڑھنا ہے میں اس کا پریوی نہیں ہوں, میں اس میں شامل نہیں تھا. تو اچھا ہی سوچا ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں برا سوچا ہوگا, اچھا ہی سوچا ہوگا. تو جن لوگوں نے سوچ کے اس کو بنایا, پروگرام بھی انہی کو دینا ہے نا. اب کوئی مجھ سے کہے گا آپ دے دو, میں تو اس میں شامل ہی نہیں تھا, مجھے پتہ ہی نہیں کیا ڈسکشن ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا, اس کا مطلب یہاں پر میں معافی چاہوں گا کیونکہ میرے ویور ایک سوال کر سکتے ہیں آپ سے. آپ کر لیجیے ایک سیکنڈ. اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ آپ اب پروگرام بتا دیجیے. آج تک کوئی پروگرام آیا نہیں, تو لوگوں کو آپ کل کو کیا بتا دیں گے کہ مجھے آپ کل سوال پوچھ سکتے ہیں مجھے ٹنگ مرگ میں کہ آپ نے جو پی ایچ ڈی بنایا تھا پروگرام, کیا پروگرام ہے, میں آپ کو کیا بولوں گا. حصہ ہی نہیں تھا, جب نہیں حصہ نہیں, جب دیا ہی نہیں انہوں نے کوئی پروگرام. تو یہ چیزیں انسان کو کھٹکتی ہیں, اور شاید یہ کھٹکن جو ہے انسان کو فیصلہ لینے پہ مجبور کرتی ہے. حالانکہ میں اپنے ناظرین کو ایک بات ضرور یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ جب پی ایچ ڈی وجود میں آیا تو سبھی پارٹیوں نے اپنے اپنے سینئر ورکرز کو, اپنے لیڈران کو بلا کر کے مشورہ کیا ہوگا کہ ہم ایک اس طرح کا پلیٹ فارم بنا رہے ہیں جس میں ہمارے پروگرام ایسے رہیں گے, ہر لیڈر کو اعتماد میں ہوگا اور اپنے اپنے علاقے میں جا کر کے ایک باضابطہ پروگرام کو پہنچائے گا. کیا یہی وجہ رہی کہ ڈی ڈی سی انتخابات میں پی اے جی ڈی کے جتنے بھی بڑے بڑے آپ جیسے لیڈران تھے وہ ہر جگہ پر لگ بھگ غائب نظر آئے, کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے جا ہی نہیں سکے کیونکہ آپ کے پاس پروگرام ہی نہیں تھا؟ ایک تو میں لیڈر ہوں نہیں, نمبر 1. نمبر 2, میں بھی انہوں نے کچھ لوگوں سے بات کی ہوگی جو لیڈر ہیں, مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور نمبر 3 جو ہے, میں غائب نہیں رہا, میں 16 دن کمپین کرتا رہا باوجود اس کے کہ میں کووڈ سے نکلا تھا. لیکن آپ نے پی ایچ ڈی کی کمپین کی, اگر تو پی ایچ ڈی کا ایجنڈا کیا بولا آپ نے؟ میں نے یہی کہا, میں نے کہا کہ پی ایچ ڈی بنا ہے, انہوں نے, آپ سن لیجئے وہ اس وقت کے انٹرویوز جو میں نے تقریریں کی, میں نے کہا کہ پی ایچ ڈی نے ایک پروگرام دیا ہوا ہے. میں نے یہ بھی کہا اس وقت کہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا حاصل ہوگا, کیسے حاصل ہوگا. یہ میں نے تقریروں میں کہا, کتنا حاصل ہوگا, کون دے گا, کون نہیں دے گا, کیسے دے گا, کیسے نہیں دے گا. لیکن انہوں نے ایک قدم بڑھایا ہے, یہ میرے لفظ ہیں, یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں, میں انہوں نے ایک قدم بڑھایا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہم ان کا ساتھ دیں, باقی اللہ مالک. یہ تو میں نے کہا ہے, 16 دن کمپین کیا. اور اس کے بعد آپ کے چیف سپوکس پرسن جو پی ایچ ڈی کے تھے وہ بھی پی ایچ ڈی سے باہر اس لیے آ گئے کیونکہ کہیں پر آ کر کے پھر مینڈیٹس کو لے کر کے, باقی معاملات کو لے کر کے کہیں پر اختلافات آ گئے. اور اب آپ 2 چیف سپوکس پرسن, جہاں بنیاد آپ نے شروع کی تھی جب آپ پی ڈی پی کے اندر گئے, تو مفتی صاحب کو ایک ہی بات آپ کی پسند آئی تھی کہ بشارت صاحب لاجواب بولتے ہیں, اور اسی طرح سے کل سجاد نے کہا کہ ذرا یار اس کے بعد کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہے. کسی نے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہے, میرے پاس اتنی زیادہ علمیت نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک علمی آدمی سمجھتے ہیں, بولنے والا سمجھتے ہیں. چیف سپوکس پرسن پی ایچ ڈی کے اندر رہے. اب 2 چیف سپوکس پرسن جو سابقہ ہو چکے ہیں مل کے, کیا آپ سے آخری سوال میرا ہے, لوگ امید کریں. دیکھیے ویسے بھی میتھمیٹیکلی دیکھا جائے تو اگر 2 مائنس بھی ہوں تو پلس بن جاتے ہیں. ٹھیک, اگر دونوں پلس ہے تو بہت اچھا ہے. اب یہ بات نہیں ہے کہ کوئی آپ چیف سپوکس پرسن ہے. اگر آپ کو تب بھی جب بھی یاد ہوگا, جب میں ترجمان اعلیٰ تھا پی ڈی پی کا, میں نے بہت کم بیان اپنے نام پہ دیے, ہم اور بہت جہاں مناسب ہوتا تھا, ضروری تھا, وہاں دیتے تھے. اب ترجمان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر روز بولتے رہیں, آنن فانن بات کرتے رہیں. یہ کہ کب بولنا ہے, کیا بولنا ہے. اب دراصل بات اب ترجمانی کی یہ نہیں ہے کہ 2 ترجمان, یا وہاں باقی بھی لوگ ہیں بہت, اور کئی سارے آ بھی رہے ہیں لوگ. یہ ایک کنبہ ہوتا ہے, افراد ہوتے ہیں کنبے کے, اور سب کی اپنی اپنی اہمیت ہے. کوئی ایک خاصی اہمیت کا حامل نہیں ہوتا ہے, نہیں, سب کی عزت ہوتی ہے, سب کی ضرورت ہوتی ہے, اور سب کی ضرورت ہے. اکیلی ذات صرف سجتی اور جستی وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو ہم کوشش اس لیے ہم کوشش, سماج تو یہی ہے, سیاست یہی ہے, پلیٹ فارمز بھی یہی ہیں. میں نے کل بھی وہاں کہا کہ بہت زور تھا, بہت شدت تھی اس میں کہ ہم ایک نئی پارٹی تشکیل دیں, لیکن سوچ سمجھ کر اور ضمیر کی آواز سن کے میں نے کہا نہیں یار, کتنی پارٹیاں بنیں گی, کسی ایگزسٹنگ پلیٹ فارم پہ کریں گے. تو پی سی واز پاسبل پلیٹ فارم, تو وہاں پہ ان سے بات چیت ہوئی, تو کل ہم نے جوائن کر لیا. اب ہم کوشش کر لیں گے کہ یہ کوئی افلاطون تو ہے نہیں کوئی یہاں پہ, صاف خطا تو ہوتے رہتے ہیں, پر کوشش کریں گے کہ ہم جتنے بھی ہمارا انٹلیکٹ ہے سب کا مل جلا کے اس کو ملا کے. اور جیسے میں نے ابھی کہا آپ کو کہ میں نے آپ کو بارڈر سرحد کی بات سنائی کہ جب 2003 میں ہوا تھا, تو وہ جو آج ہوا اس کو کس طرح سے ہم لوگ, جموں کشمیر کے لوگ,
جو ہم پچھلے 70-72 سال سے سیاسی معاملات کے وجہ سے پستے آ رہے ہیں. ہم نے قبرستان آباد کیے, ہر جگہ مزار شہداء ہیں, تو کتنے گھر برباد ہو گئے, کتنے گھروں کے چراغ چھن گئے, بجھ گئے. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر کس طرح سے کوشش کی جائے. میری بات غور سے سنیے, یہ جو آج حالات ہیں ان کا کس طرح سے فائدہ اٹھا کر کوشش کی جائے کہ ہمارے جو یہ مسائل ہیں, ہمارا جو سیاسی مسئلہ ہے, یہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو کہیں کشمیری میں بولتے ہیں اندبور مل جائے, یعنی کہیں اس کا عزت کے ساتھ اختتام ہو جائے اور مسائل حل ہو جائیں, مسئلہ حل ہو جائے. یہ بہت ضرورت ہے وقت کی, اور مجھے لگتا ہے, مجھے امید تھی پی ایچ ڈی کے ساتھ کہ وہ اس طرح کریں گے, لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں بن پایا. نہیں, بات ہی نہیں کی انہوں نے کبھی, وہ ملے نہیں, کہ بات کیا کرتے, ملے نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان پارٹیز کو بھی, جن میں وہ جو لوگ ہیں, ان کو بھی سلامت رکھے, اور جب یہ سب سلامت ہے تبھی آگے بڑھ سکتے ہیں. تو آپ سے اور سب سے گزارش ہے, میرے محترم ناظرین سے بھی, کہ دعا کریں سب کے لیے, ہمارے لیے, سب کے لیے, کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح ڈگر پہ رہے اور توفیق دے کہ ہم ایسے اقدامات کریں کہ لوگوں کو آرام, آسائش اور مسائل حل ہو جائے. ناظرین کرام, چونکہ بات تو شاید 15 یا 20 منٹ کی ہی کرنی تھی, لیکن بات لمبی اس لیے ہوئی کیونکہ آپ شاید ہم سے یہ سوال کرتے کہ فلاں چیز پہ بات کی, فلاں پر بات نہیں کی. حالانکہ کئی ایسے تلخ سوالات بھی ابھی میرے دماغ کے اندر ہیں جو پوچھے جا سکتے تھے. امید کرتے ہیں کہ اگلے پروگراموں میں ان سے ضرور ملاقات کریں گے, اور یہ بھی موقع دیں گے کیونکہ اب ان کے پاس وہ پلیٹ فارم شاید آ چکا ہے جہاں انہیں بھی لگتا ہے کہ وہ مطمئن ہیں کہ کل کی تاریخ میں وہ اپنے لوگوں کی بات اپنے لوگوں کے ساتھ کر سکیں گے, اور اپنے لوگوں تک پہنچنے کے لیے اپنا پلیٹ فارم ہی بہتر ہوتا ہے. کے ٹی وی اردو کشمیر آپ کی اپنی آواز ہے, انشاءاللہ ان کو ایک مرتبہ پھر تکلیف دیں گے. بشار صاحب, آج اس دعا کے ساتھ کہ جو باتیں آپ نے کی کہ اس درد اور تکلیف سے اس قوم کو نکالنے کے لیے ایک ہمہ جہد کوشش آپ لوگ کریں گے, اللہ آپ کی کوشش کو بارآمد ثابت کرے. لیکن کیا آپ کی کوئی میسج ہوگی چلتے چلتے؟ یہی ہے کہ ہم اتنے بڑے لوگ تو ہیں نہیں کہ ہم کسی کو کسی چیز سے باہر نکالیں, لیکن ہم چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں, حقیر انسان ہیں. ہم سب مل جل کر جتنے بھی ہم کوشش کریں گے کہ خواہشات پر اور امیدوں پر اترنے کی نیت بھی صاف رہنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی رہے. اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لیے کوئی بات؟ اللہ ان سب کو سلامت رکھے, آباد رکھے. خوشی ہوتی ہے مجھے, اور ان کو آرام دے پروردگار. پی سی جوائن کرنے کے بعد کب ان سے ملاقات کر رہا تھا؟ میرے خیال سے دو ایک دنوں میں جائیں گے, بات کریں, ملیں گے ان سے, اور یہی امید کریں گے کہ وہاں کی بات بھی اپنے ناظرین تک ہم پہنچائیں گے. وہاں پر کیا کچھ لوگوں کا ریسپونڈ ہوگا, کیسے کہیں گے. ناظرین, ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آج کے لیے اتنا ہی, لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ اگر زندگی نے مہلت دی تو ضرور بشارت صاحب کے ساتھ ایک لمبی بات ہوگی, اور دیکھیں گے کہ زمینی سطح پر بھی بشارت صاحب جن لوگوں کے ساتھ جڑے ہیں آج وہ ان کے اس فیصلے کو کتنا زیادہ اپنے دل کے ساتھ لگاتے ہیں. کیونکہ بشارت صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پورے جموں کشمیر کی بات تو نہیں کرتے ہیں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ اپنے لوگوں کے بیچ میں رہ کر کے اپنے دل کی بات کرتے ہیں. اس بات کو کتنا پروان چڑھتے ہیں ہم آگے دیکھیں گے. اسی امید کے ساتھ آج کے شمارے سے اجازت چاہیں گے. بشارت صاحب, خدا حافظ, اور ناصر, بات کرنے کے لیے شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ناظرین.